नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फिर से आप लोगों का एक बार हार्दिक स्वागत है। हम लोग 1857 की क्रांति के बारे में चर्चा कर रहे थे और आज उसी का दूसरा पार्ट हम आपके सामने लेकर के आए हैं। पिछले वाले पार्ट में हमने लगभग 15 से 16 सवालों को कवर किया था और लगभग इतने ही क्वेश्चन आज हम आपके लिए पेश करने वाले हैं। और इस क्रांति से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के लिए हो सकते थे, उन सभी प्रश्नों का समावेश इस सीरीज के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, चलिए, एक पार्ट आप पढ़ चुके हैं, आज का दूसरा पार्ट है 1857 की क्रांति का। तो आपको चलते चलते में एक प्रश्न दिया गया था और प्रश्न क्या था कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। आप में से काफी लोगों के इसके जवाब भी आए, बहुत सारे लोगों को नहीं आए। कईयों ने सही जवाब दिए, कई ने सही जवाब नहीं दिए। तो मैं बता देता हूं कि इसका राइट आंसर क्या होगा कि ऐसा कौन सा उर्दू कवि था, ऐसा कौन सा शायर था जो 1857 की क्रांति के समय मौजूद था या उसने अपनी आंखों से उस समय 1857 की क्रांति को देखा था। तो देखिए, पहला ऑप्शन आ रहा है मीर तकी मीर, दूसरा आ रहा है जोग, तीसरा मिर्जा गालिब और चौथा है मोहम्मद इकबाल। इन चारों में से ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने 1857 की क्रांति को अपनी आंखों से देखा था। तो इसमें जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा मिर्जा गालिब, यानी कि मिर्जा गालिब ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने उस समय 1857 की क्रांति को अपनी आंखों से देखा था। मिर्जा गालिब का जो जन्म हुआ था दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, वो आगरा में हुआ था और शायद ही ऐसा कोई नवयुवक होगा जो मिर्जा गालिब के बारे में नहीं जानता होगा। ठीक है, मिर्जा गालिब उर्दू के बहुत ही मशहूर शायर रह चुके हैं। एक उनकी बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है कि हमें मालूम है जन्नत की हकीकत, मगर दिल को खुश रखने के लिए ये ख्याल अच्छा है गालिब। ठीक है, ये इनकी बहुत शानदार पंक्ति है कि हमें मालूम है जन्नत की हकीकत, मगर दिल को खुश रखने के लिए ये ख्याल अच्छा है गालिब। ठीक है, तो ये इन्हीं की मशहूर पंक्ति मानी गई है। और ऐसे पता नहीं बहुत सारी शायरियां हैं जिनका उपयोग आज भी नवयुवक अपनी प्रेमिकाओं के लिए करते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गालिब हो जाएगा। और गालिब के बहुत प्रसिद्ध, मैं तो बहुत बड़ा फैन हूं गालिब का। ठीक है, इनकी जो शब्द हैं, वो शब्दों का जो चयन है इनका, वो बहुत ही शानदार है, बेहतरीन है। ठीक है, चलिए आते हैं हम आज के अपने पहले सवाल पर। सवाल क्या है? सवाल है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। यानी कि जब 1857 का विद्रोह हुआ उस समय गवर्नर जनरल कौन था। तो देखिए, पहला ऑप्शन लॉर्ड डलहौजी, दूसरा लॉर्ड मिंटो, तीसरा लॉर्ड कैनिंग और चौथा लॉर्ड बेंटिक। इन चारों में से जो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका वो होगा क्या, लॉर्ड कैनिंग। यानी कि लॉर्ड कैनिंग ही 1857 की क्रांति के दौरान कौन थे, भारत के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, और इनके बारे में एक दो फैक्ट और बता देता हूं मैं आपको कि लॉर्ड कैनिंग जो था वो भारत का गवर्नर जनरल तो था ही। ठीक है, यानी कि ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। और अंतिम गवर्नर जनरल होने के साथ साथ जब 1858 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया और उस अधिनियम के तहत कंपनी का शासन समाप्त करके ब्रिटिश सरकार ने भारत में प्रत्यक्ष शासन की शुरुआत की थी, तो उसी समय महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र में लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय भी नियुक्त किया गया था। तो ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम वायसराय। ठीक है, तो दो सवाल यहां बन गए। एक तो ये बन गया कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग। और 1857 की क्रांति के दौरान जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो भी लॉर्ड कैनिंग ही थे।
ये वही लॉर्ड कैनिंग हैं जिन्होंने कहा था कि अगर सिंधिया 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ नहीं देता तो हमें रातों रात बिस्तर गोल करके इंग्लैंड भागना पड़ता। ठीक है, तो पहले सवाल का आंसर क्या आ जाएगा, लॉर्ड कैनिंग आ जाएगा। और लॉर्ड कैनिंग जो गवर्नर जनरल बन के आए थे भारत में, वो बन के आए थे 1856 में, और 1856 से लेकर के 62 तक ये क्या रहे, भारत में रहे। ठीक है, ये टाइम पीरियड भी याद रखना है इनका। अगला सवाल, वैसे हम मंगल पांडे के बारे में चर्चा कर चुके हैं, पर कई बार ये सवाल पूछ लिया जाता है कि मंगल पांडे सिपाही थे 19वीं नेटिव इन्फेंट्री, 25वीं नेटिव इन्फेंट्री, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री और 49वीं नेटिव इन्फेंट्री। अब पिछला लेक्चर अगर आप लोगों ने अच्छे से देखा है तो आप लोग बता सकते हो कि मंगल पांडे का जो संबंध है वो बैरकपुर छावनी से है, और बैरकपुर पश्चिम बंगाल में आता था, उस समय के बंगाल में आता था। तो बंगाल में बैरकपुर छावनी के 34वीं इन्फेंट्री के ये क्या थे, सदस्य थे, सॉरी सैनिक थे। और कौन सी बटालियन, कई बार बटालियन का नाम पूछ लिया जाता है, तो 6ठी बटालियन के सदस्य थे ये। इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री। 3-4 तरीके के सवाल बनेंगे आपके यहाँ पर कि मंगल पांडे का संबंध किस छावनी से था, तो बैरकपुर छावनी। बैरकपुर छावनी कहाँ स्थित थी, तो बंगाल में स्थित थी। कौन सी सैन्य टुकड़ी से इनका संबंध था, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री की 6ठी बटालियन से। ठीक है, इन्होंने किन 2 लोगों को गोली मारी थी, ये बात हम पिछले वीडियो में जान चुके हैं। उनमें से मेजर बाग की क्या हो गई थी, हत्या हो गई, लेफ्टिनेंट बाग की डेथ हो गई थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल, निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 की क्रांति का नेता था। अब देखिए इसमें इलाहाबाद पूछा है, तो इलाहाबाद में कौन था इनमें से, बाकी के लोगों, तात्या टोपे झांसी में भी रहा है, ग्वालियर में भी रहा है। ठीक है, नाना साहब का साथ भी किसने दिया था, तात्या टोपे ने दिया था। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मौलवी लियाकत अली। तो मौलवी लियाकत अली ने 1857 में इलाहाबाद से विद्रोह का नेतृत्व किया था, और इनके विद्रोह को दबाने वाला जो अंग्रेज सेना नायक था वो था जनरल नील। यानी कि जनरल नील ने इलाहाबाद में क्या किया था, विद्रोह को दबाया था। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अगला सवाल बहुत ही फैक्चुअल प्रश्न है ये, और फैक्चुअल प्रश्न में सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि कई बार नाम इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन यहाँ नहीं होने चाहिए आपके। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने कल पिछले वीडियो में भी बताया आपको कि राजस्थान में 2 क्षेत्र ऐसे थे, जयपुर और चित्तौड़, जो 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं थे। तो एक बार प्रश्न देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। तो झांसी प्रभावित था। तो झांसी जो है, झांसी में विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो रानी लक्ष्मीबाई ने किया था, सबको मालूम है। ठीक है, बच्चे की जुबान पर झांसी की रानी का नाम आता है। जगदीशपुर में कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था, और लखनऊ में बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था। तो इसीलिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, चित्तौड़ हो जाएगा। और चित्तौड़ में 1857 की क्रांति का कोई भी प्रभाव नहीं देखा गया, तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, इसमें चित्तौड़ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। तो देखिए 1857 में इलाहाबाद को अपना आपातकालीन मुख्यालय किसने बनाया था। ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेंटिक।
हमें पता है कि 1857 की क्रांति में जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था। ये तीनों व्यक्ति उससे संबंधित है ही नहीं, तो ये तीनों तो वैसे ही नहीं होंगे ऑप्शन में। तो सीधा सा सवाल है, इसमें कोई ज्यादा विस्तार की चर्चा भी नहीं करनी है हमें। तो इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय किसने घोषित किया था? लॉर्ड कैनिंग ने किया था। तो हमें यहाँ पर क्या आंसर लगाना है? ऑप्शन ए लगाना है। लॉर्ड कैनिंग ही उस समय के गवर्नर जनरल थे और इन्होंने ही इलाहाबाद को अपना आपातकालीन मुख्यालय, आपातकालीन हेड ऑफिस घोषित किया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल। (1857) के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? अब यहां बताना है कि 1857 में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, यानी कि जब भारत में 1857 की क्रांति हुई उस समय इंग्लैंड में प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसमें कुछ नाम है। पहला है चर्चिल, दूसरा पामस्टन, तीसरा एटली और चौथा ग्लैडस्टोन। ठीक है, तो देखिए चर्चिल का पूरा नाम था विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल 1857 की क्रांति के दौरान नहीं था, बल्कि ये थे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, यानी कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उस समय ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ये भी सवाल बहुत बार पूछा गया है। इन्हीं के समय पे अगस्त प्रस्ताव लाया गया, इन्हीं के समय पे क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया था, यानी कि जब क्रिप्स मिशन भारत आया था उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल था। और इन्हीं के समय पे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन भी शुरू हुआ था। ठीक है, तो ये तीन फैक्ट हैं जो इनके समय में बहुत ही महत्वपूर्ण थे। दूसरा आ रहा है पामस्टन। तो पामस्टन उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो यहां का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? पामस्टन। तो पामस्टन 1857 की क्रांति के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। एक ऑप्शन है आपका क्लीमेंट एटली, इनका पूरा नाम था क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली 1945 में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने थे और जब ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने तो वहां पर इनके चुनाव का जो नारा था वो ये था कि अगर हमारी सरकार सत्ता में आती है तो हम भारत को आज़ाद कर देंगे। और इसी मुद्दे को लेकर के ये उस समय आम चुनाव में उतरे भी और चुनाव को जीता भी। इनके अपोजिट में खड़े थे विंस्टन चर्चिल और इन दोनों में से जीते कौन? क्लीमेंट एटली। जब क्लीमेंट एटली जीते तो इन्होंने सबसे पहले भारत सचिव के पद पर सर पैट्रिक लॉरेंस को बिठाया था और उसी के तुरंत बाद भारत में प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव कराए और यहाँ पर एक मिशन भेजा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि कैबिनेट मिशन को भारत भेजने वाला प्रधानमंत्री कौन था? तो कैबिनेट मिशन किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में भारत आया था? तो क्लीमेंट एटली के शासनकाल में भारत आया था। और इसी कैबिनेट मिशन के दौरान या इसी कैबिनेट मिशन के अनुसार भारत में संविधान सभा का गठन हुआ था और उसी संविधान निर्मात्री सभा ने भारत में संविधान का निर्माण किया था। ठीक है, तो ये तीन पॉइंट हैं आपके। एक तो एटली का, पामस्टन उस समय के प्रधानमंत्री थे, चर्चिल के संबंध में ये बातें हैं और कैबिनेट मिशन क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसी कैबिनेट मिशन ने भारत में क्या की थी? संविधान सभा की स्थापना की थी। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? पामस्टन। तो पामस्टन उस समय क्या थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे जब भारत में 1857 की क्रांति का आगाज हुआ था। ठीक है, चलिए अगला सवाल। ये थोड़ा सा सोचने वाला सवाल है। सवाल क्या है कि 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि? अब इसमें यह पूछा गया है कि 1857 की क्रांति के असफल होने के पीछे क्या क्या कारण थे और इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं। इन चार ऑप्शन में से कौन कौन से ऐसे कारण थे जो 1857 की क्रांति की विफलताओं को दर्शाते हैं? ठीक है, तो चलिए पहला, भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी।
दूसरा, प्राय भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। तीसरा, ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित तथा संगठित थे। और ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों देखिए, मैं यहाँ तो 3 ही कारण दे रखे हैं, मैं बहुत सारे कारण आपको गिनवाता हूँ कि 1857 की क्रांति के विफल होने के पीछे क्या क्या कारण थे। देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि 1857 की क्रांति इसलिए विफल हुई क्योंकि उस क्रांति में ना तो एक सुनियोजित लक्ष्य निर्धारित किया गया था और ना ही भारत की पूरी जनता ने मिलकर के विद्रोह किया था। और भारत का जो सबसे शिक्षित वर्ग उस समय था, मध्यम वर्ग हम जिसे बोलते हैं, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर जिस कैटेगरी में आते हैं, वो मध्यम वर्ग इस आंदोलन से बिल्कुल दूर रहा। वो चाहता ही नहीं था कि अंग्रेज भारत से जाएं। तो ना तो मध्यम वर्ग का साथ मिला, ना ही पूरी जनता का साथ मिला। ठीक है। दूसरी, उद्देश्य जो था वो इनका निर्धारित था ही नहीं, क्योंकि ये तात्कालिक परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते थे। आजादी उस समय का इनका भाव था ही नहीं कि हमें आजादी चाहिए। 1857 की क्रांति के विफल होने के पीछे के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे शानदार कारण था वो यही है कि जो आंदोलन हुआ था और जनता ने उस समय जो आंदोलन किया था, उसमें एक तो सबसे बड़ी नेतृत्व की कमी थी। यानी कि प्रत्येक जगह पर, अलग अलग स्थानों पर 1857 की क्रांति हुई और हर स्थान पर 1857 की क्रांति का नेतृत्व अलग अलग व्यक्तियों ने किया। इसका मतलब एक केंद्रीय संगठन की भूमिका इसमें बिल्कुल नगण्य थी। ठीक है। और अंग्रेजों को इस आंदोलन को दबाने में सफलता भी इसीलिए मिली क्योंकि ये आंदोलन एकजुट होकर के नहीं हुआ, बल्कि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय पर हुआ। अगर ये आंदोलन एक समय पर हुआ होता तो शायद अंग्रेजों को इस आंदोलन को दबाने में बहुत बड़ी सेना लानी पड़ती, जो कि उस समय उनके बस की बात नहीं थी। ठीक है। चलिए, तो देखो, इसमें भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी, तो ये भी कथन सही है। दूसरा, भारतीय राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया था, यह भी कथन सही है इसमें। और ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित तथा संगठित थे। इसका मतलब कि जो ब्रिटेन की सेना थी वो आधुनिक हथियारों से लैस यूरोपीय मॉडल पर आधारित थी, जबकि भारतीय सेनाएं, जो रियासतों की सेनाएं थी, वो आधुनिक हथियारों से लैस नहीं थी। इसका मतलब वो प्राचीन परंपरावादी हथियारों को लेकर के युद्ध कर रहे थे, इसीलिए वो आधुनिक हथियारों के सामने टिक नहीं पाए या उनका सामना नहीं कर पाए, इसीलिए अंग्रेजों से वो हार गए। तो इसमें जो राइट आंसर होगा हमारा वो क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। इसका मतलब ये तीनों कारण हैं जो 1857 की क्रांति की विफलता को दर्शाते हैं। क्या यहां तक आप लोग समझ पाए हैं? अगले सवाल पर आते हैं। चलिए, अब कुछ कथन है कि किस व्यक्ति ने 1857 की क्रांति को क्या कहा है। ठीक है, तो यहां से भी बहुत सारे सवाल कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो पहला कथन क्या है इसमें? आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 की क्रांति 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा है। यानी कि भारत में स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था इनमें से? ठीक है, तो देखिए, आर.सी. मजूमदार, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर एस.एन. सेन, तीसरा है वी.डी. सावरकर और चौथा है अशोक मेहता। तो इनमें जो स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहने वाला व्यक्ति था वो था वी.डी. सावरकर। यानी कि वी.डी. सावरकर ने 1857 के विद्रोह को क्या कहा था? स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। और इनकी एक पुस्तक थी, मैं उस पुस्तक का नाम यही लिख देता हूं। उसका नाम था द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये इनकी पुस्तक का नाम था। और इस पुस्तक में इन्होंने 1857 की क्रांति को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है। किसकी संज्ञा दी है? सुनियोजित स्वतंत्रता
संग्राम की संज्ञा दी है। अब ये सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 1857 के विद्रोह को या क्रांति को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किस व्यक्ति ने दी है, तो वो बीडी सावरकर ने दी है। और एक सवाल क्या है कि स्वतंत्रता की पहली लड़ाई किसने कहा है, तो वो भी बीडी सावरकर ने कहा है। इनकी पुस्तक का नाम क्या था, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, और इसी पुस्तक में इन्होंने सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा 1857 के विद्रोह को दी है। ये बात आपको यहां पर याद रखनी है। अगला सवाल, भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था। अब इसमें पूछा गया है कि भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था। ऑप्शन सैयद अहमद खान, बीडी सावरकर, बंकिम चंद्र चटर्जी और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमें इनमें से बताना है कि उस समय जो भारतीय भाषा में 1857 की क्रांति के बारे में लिखा गया था, उनमें से कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसने लिखा था। तो देखिए, सैयद अहमद खान जो हैं, इन्होंने क्या किया था उस समय 1857 की क्रांति के लिए भारतीय भाषा में कुछ लिखा था, और उस किताब का नाम मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ कि इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम क्या था, असबाब ए बगावत ए हिंद। ठीक है, तो ये किताब इन्होंने कब लिखी थी, 1857 की क्रांति के दौरान लिखी थी, और इनकी इस किताब का जो प्रकाशन हुआ था वो हुआ था 1859 में। ठीक है, तो भारतीय भाषा में 1857 की क्रांति के बारे में लिखने वाला पहला भारतीय कौन था, तो वो था सैयद अहमद खान। बाकी के जितने लोगों ने लिखा वो भारतीय भाषा में नहीं लिखा था, या इनके बाद में लिखा भारतीय भाषा में। ठीक है, तो सर सैयद अहमद खान ने क्या किया था, असबाब ए बगावत हिंद नामक पुस्तक लिखी, और उस पुस्तक में 1857 की क्रांति क्यों हुई उससे संबंधित कारणों की चर्चा इन्होंने विस्तार से की है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल है, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यानी कि 1857 की क्रांति के बारे में ये कथन किसने कहा है कि ये ना तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था और ना ही राष्ट्रीय था। ठीक है, तो ये कथन किसका है, ये है दोस्तों आरसी मजूमदार का। किसका, आरसी मजूमदार का। और आरसी मजूमदार की जो पुस्तक थी उसका नाम था द सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिवेलियन ऑफ 1857, ये इनकी पुस्तक का नाम था। और इस पुस्तक में इन्होंने क्या कहा इसको कि जो 1857 की क्रांति थी वो ना तो राष्ट्रीय क्रांति थी, ना ही प्रथम थी, और ना ही ये स्वतंत्रता संग्राम था। अब देखो ऐसा इन्होंने क्यों कहा। 1857 की क्रांति को भारत का हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तो कह सकते हैं, ये भारतीय इतिहासकार कहते हैं। दूसरी चीज ये है कि जो प्रथम विद्रोह था, कई लोग कहते हैं कि ये प्रथम विद्रोह था अंग्रेजों के विरोध में, लेकिन ये प्रथम विद्रोह नहीं था, क्योंकि 1857 की क्रांति से पहले भी भारत में बहुत सारे जनजाति और किसान आंदोलन हो चुके थे, उन्होंने इनका विरोध किया था। इसलिए ये पहला स्वतंत्रता संग्राम नहीं था और ना ही पहला विद्रोह था। ठीक है, राष्ट्रीय इसलिए नहीं था क्योंकि इसमें पूरे देश ने मिलकर के भाग नहीं लिया था। जो जिन जिन क्षेत्रों में लोगों का शोषण हुआ वो एकत्रित हुए, और उन्होंने एकत्रित होने के बाद में अलग अलग स्थानों पर मिलकर के क्या किया, विद्रोह किया। ठीक है, तो ये कथन किसका हो जाएगा, आरसी मजूमदार का हो जाएगा। अगला सवाल, इस पुस्तक का नाम याद रखना। और देखो ये पुस्तक 1857 में लिखी गई है, लेकिन इसका जो प्रकाशन हुआ है वो आजादी के बाद हुआ है, जब भारत आजाद हो गया है। और प्रकाशन कब हुआ था इसका, 1957 में। यानी कि कितने साल का डिफरेंस आ गया, 100 वर्ष बाद। यानी कि इस पुस्तक का जो प्रकाशन हुआ वो कितने वर्ष बाद में हुआ, 100 वर्ष बाद में हुआ। ठीक है, चलिए
महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो देखो, जब 1857 की क्रांति हुई तो 1857 की क्रांति होने से इतना तो अंग्रेजों को पता चल गया कि जो औपनिवेशिक नीतियां अंग्रेजों ने भारत में लागू की हैं, उन्होंने भारतीय लोगों को बहुत बड़े स्तर पर रुष्ट किया है। और अभी तो विद्रोह को दबा दिया गया है, लेकिन भविष्य में इस प्रकार के विद्रोह और होने की आशंका है। तो उसी समय एक एक्ट पारित किया गया, भारत शासन अधिनियम। उन्नीस सौ 1858। और इस अधिनियम के तहत क्या किया गया कि भारत में कंपनी के शासन को क्या कर दिया गया? कंपनी का शासन समाप्त किया गया। ठीक है। दूसरी चीज, कंपनी का शासन तो समाप्त हो गया, लेकिन प्रशासन सीधे तौर पर किसके हाथ चला गया? ब्रिटेन की महारानी के हाथों में चला गया। ठीक है। और उस समय जो ब्रिटेन की महारानी थी वो थी क्वीन विक्टोरिया। कौन थी? विक्टोरिया। और इन्होंने क्या कर लिया था? प्रत्यक्ष रूप से भारत के शासन को अपने हाथों में ले लिया था। और इसी समय इन्होंने भारत में से भारत के गवर्नर जनरल के पद को क्या किया? समाप्त किया। इसी अधिनियम के तहत पद को समाप्त किया। और भारत में प्रशासन चलाने के लिए एक भारत सचिव की नियुक्ति की तथा 15 सदस्यों की एक इंडियन काउंसिल की स्थापना की। यानी कि भारत में भारत सचिव सहित 15 सदस्यों की एक इंडियन काउंसिल होगी जो भारत के प्रशासन को अपने नियंत्रण में लेंगे या अपनी देखरेख में भारत के प्रशासन को चलाएंगे। ठीक है। और गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके इन्होंने क्या कर दिया? वायसराय का पद बनाया। और वायसराय के प्रथम पद पर, यानी कि भारत के प्रथम वायसराय के रूप में लॉर्ड कैनिंग को इन्होंने क्या किया? भारत का प्रथम वायसराय बनाया। तो ये जो अधिनियम है ये कब पारित किया गया, इसमें बात आ रही है। यहाँ सवाल था कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की जो घोषणा की थी वो कब की थी? वो की थी दोस्तों 1 नवंबर 1858 को। ठीक है। तो आप लोगों को दिख रहा होगा, तो इन पॉइंटों को आप मेंशन करते जाइए अपनी कॉपी में साथ साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये। मैं दावा कर रहा हूं, फिर आपसे मैं खुद कह रहा हूं कि हमारी पूरी कोशिश है ये कि इस टॉपिक से संबंधित अगर परीक्षा में एक भी सवाल आए वो आपका छूटना नहीं चाहिए। ठीक है। चलिए, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा कि 1 नवंबर 1858 को रानी ने घोषणा की कि भारतीय शासन को डायरेक्ट साम्राज्ञी या महारानी विक्टोरिया के नियंत्रण में ले लिया जाएगा। अगला सवाल, साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? तो देखो, जब कंपनी भारत में शासन कर रही थी तो कंपनी के तहत लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड वेलेस्ली, ये दो व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने भारत में साम्राज्यवादी नीतियों को लागू किया था। उन साम्राज्यवादी नीतियों में लॉर्ड डलहौजी का व्यक्तिगत सिद्धांत आता है और लॉर्ड वेलेस्ली का सहायक संधि प्रणाली आती है। तो सहायक संधि प्रणाली और व्यक्तिगत सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट्स के तहत या गोद लेने की जो प्रथा थी उस पर प्रतिबंध लगाया लॉर्ड डलहौजी ने। तो इन दो नीतियों ने लगभग बहुत सारी रियासतों को अंग्रेजों को
अपने शासन में मिलाने के लिए क्या किया, आगे बढ़ाया। यानी कि उन्होंने इन नीतियों के तहत बहुत सारी रियासतों को अंग्रेजी शासन में मिला लिया। इससे धीरे धीरे जो रियासतें थी उनकी वफादारी अंग्रेजों की खातिर या अंग्रेजों के प्रति कम होती चली गई और इसीलिए बहुत सारी रियासतों ने, जैसे झांसी था, अवध था, है ना, तो इन्होंने क्या किया था, 1857 के विद्रोह में भाग लिया था। महारानी विक्टोरिया ने जब 1858 में घोषणा की थी तो उस घोषणा में इन्होंने ये कहा था कि अब तक देशी रियासतों के प्रति क्या नीति अपनाई गई है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि अब हम आपको आश्वासन देते हैं कि अब देशी रियासतों को अंग्रेजी शासन में नहीं मिलाया जाएगा तथा राजाओं के या रजवाड़ों के जो शासक हैं उनके आत्मसम्मान को बनाए रखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या था ऑप्शन, रियासतों को हड़पने की नीति को समाप्त कर दी जाएगी, देशी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, भारतीय एवं यूरोपीय सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा, भारतीयों के सामाजिक एवं धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो इनमें से पूरा कौन सा किया था, तो इनमें से पूरा किया था कि रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी और वो नीति समाप्त हुई। इसके बाद में किसी भी रियासत को अंग्रेजी शासन में नहीं मिलाया गया। ठीक है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर कि अंग्रेजों ने या महारानी विक्टोरिया ने जो घोषणा की थी उसमें से रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी और भविष्य में कोई भी रियासत को नहीं हड़पा गया या अंग्रेजी शासन में सम्मिलित नहीं किया गया। तो इसी तरह हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। (1857) के विद्रोह को दबाने में सफल रहे। यानी कि अंग्रेज 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया, शिक्षित मध्यम वर्ग अंग्रेजों का समर्थन कर रहा था, छावनियों के सैनिक राजपूताना से बाहर क्रांतिकारियों का नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, समाचार पत्र क्रांतिकारियों के सही उद्देश्य को नहीं दर्शा पाए। यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा है जो कि 1857 की क्रांति को दबाने में अंग्रेज सफल रहे। तो अभी बताया था कि स्थानीय शासकों ने क्या नहीं किया था, क्रांतिकारियों का या विद्रोहियों का साथ नहीं दिया था, लेकिन उन्होंने किसका साथ दिया था, अंग्रेजों का साथ दिया था। इसीलिए अंग्रेज 1857 के विद्रोह को दबाने में क्या रहे, सफल रहे। ये कारणों में भी गिना जा सकता है कि 1857 की क्रांति असफल क्यों रही। अभी चर्चा की थी हमने इस पर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है। तो फैक्चुअल सवाल है, तो इस फैक्चुअल सवाल का आंसर क्या है, सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने 1857 की क्रांति को क्या कहा था, एक षड्यंत्र कहा था। इन्होंने कहा था कि 1857 की क्रांति हिंदू मुस्लिमों की एक सोची समझी साजिश थी और उस सोची समझी साजिश में उन्होंने साजिश की थी कि अंग्रेजों को देश से बाहर या भारत से बाहर खदेड़ा जाए, जो कि उनकी साजिश पूरी नहीं हो पाई। ये कथन किसका था, सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर का था कि 1857 की क्रांति को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी है, तो डब्ल्यू टेलर और जेम्स आउट्रम ने दी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा। अभी देखते हैं, पहला हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, जमींदारों की सहभागिता। तो इसमें जो सबसे राइट आंसर होगा वो होगा कि 1857 की क्रांति किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी से गुजरी थी। ठीक है, ना तो उसमें कोई ऐसी योजना बनाई गई कि किस स्थान पर कब क्रांति की जाएगी, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तारीखों पर क्रांति हुई, अलग अलग लोगों ने नेतृत्व किया। ठीक, तो और ना ही कोई केंद्रीय संगठन था या केंद्रीय नेतृत्व नहीं था जिससे कि क्रांति को एकजुट किया जा सके। तो सबसे महत्वपूर्ण जो कारण था वो क्या था कि किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण 1857 का विद्रोह असफल रहा। ठीक, चलिए अगला सवाल,
चलते चलते में ये सवाल आप लोगों के लिए है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इसमें एक तरफ तो क्रांतिकारी दे रखे हैं और दूसरी तरफ स्थान दे रखे हैं कि ये क्रांतिकारी किन स्थानों से संबंधित हैं। तो ऑप्शन ए नाना साहब कानपुर, बख्त खां दिल्ली, बिहार से बेगम हजरत महल और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, इनमें से कौन सा कथन है या कौन सा ऑप्शन है जो सही सुमेलित नहीं है। इसके साथ ही एक बात ध्यान रखना कि बहादुर शाह जफर वो मुगल सम्राट था जिसने दिल्ली में विद्रोहियों का नेतृत्व किया था, या उनको क्या कर दिया था, इन्होंने विद्रोहियों ने जाकर के अपना सम्राट घोषित कर दिया था। बाद में उस विद्रोह को दिल्ली में दबा दिया गया और बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया और तभी से गाना प्रचलित हो गया कि मेरे पिया गए रंगून। ठीक है, तो तब तक के लिए आप मस्त रहिए और इस प्रश्न का उत्तर आप जरूर भेजिए। तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।